सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए सर, एक आज बेहतर टॉपिक पे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे और दिमाग के कुछ चस्सू यानी जो बत्तियां हैं वो जलाएंगे और अर्थव्यवस्था की कुछ समझ को विकसित करेंगे। जैसा कि भाई यूपीएससी मतलब काफ़ी क्वेश्चन पूछता है अर्थव्यवस्था से, और अर्थव्यवस्था साहब बड़ी मतलब उसको समझना बड़ा कठिन माना जाता है। मेरे भी नहीं समझ में आती है, लेकिन सर पढ़ते पढ़ते चीज़ें थोड़ी समझ में आने लगती हैं और आप चीज़ें मतलब नहीं दूसरी से रिलेट करने लगते हैं। तो सर आज हम बात करेंगे भारत में जो मतलब रोजगार का सृजन कैसे किया जाए। और सर मतलब वैसे आप बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन आज हम ये वाली चर्चा करेंगे कि भारत के लिए सर क्या क्या चुनौतियां हैं, मतलब अर्थव्यवस्था में क्या क्या चुनौतियां हैं और मतलब उनसे कैसे निपटा जाए। और जैसे कि अभी जो आरबीआई ने अभी हाल में ही मतलब जो प्रोडिक्शन दी थी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो करीब 7% की दर से बढ़ेगी, ठीक ग्रोथ करोगी जो वो ठीक है। तो सर ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से हमारी जो नौकरियां हैं उनका सृजन हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है। तो सर अभी डिप्टी डायरेक्टर बनी है गीता गोपीनाथ, जो भारत की हैं, और आईएमएफ की जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसकी सर ठीक है डिप्टी डायरेक्टर बनी है। तो उनने क्या क्या भारत के लिए चुनौतियां बताई हैं और मतलब उनसे कैसे निपटा जाए, तो उससे हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और मतलब पूरे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था को कैसे रिलेट किया जाए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। देखिए अर्थव्यवस्था का मुझे लगता है पता है रटने वाली चीज़ नहीं है साहब। थोड़ा आप समझिए, थोड़ा चीज़ों को रिलेट कीजिए कि चीज़ें मतलब अगर कुल मिला के यह है कि इसके होने से क्या हो जाएगा या इसके होने से ना होने से क्या हो जाएगा। बस आप अगर ये चीज़ें समझ गए तो सर अर्थव्यवस्था की समझ बहुत अच्छी विकसित हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम सर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है। इस पर ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, बस थोड़े बताएंगे। ठीक है। इसका काम क्या है। तो सर इसका गठन हुआ था 1900 लगभग 44 में मेरे ख्याल से हुआ था। ठीक है। जो ब्रेटन वुड्स एक सम्मेलन हुआ था और सब इसका मकसद ये था, उस समय क्यों हुआ था, क्यों सर पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रही थी। आपको पता है कि सारी अर्थव्यवस्थाएं साहब एकदम पूरी ध्वस्त हो चुकी थी, गरीबी, भुखमरी, अकाली, और खासकर जो एकदम नए नए देश जो आज़ाद हुए थे, जैसे हम भारत, ठीक जैसा भारत और अफ्रीका के बहुत सारे देश थे, तो सब पूरी अर्थव्यवस्था की ना कमर पूरी टूट चुकी थी। तो मतलब जो आईएमएफ है उसका यही साफ काम था कि वैश्विक स्तर पर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे मतलब मौद्रिक नीति है उसको कैसे बेहतर किया जाए और व्यापार को कैसे सुगम बनाया जाए। और अगर किसी के पास पैसों की कमी है साहब, जैसे देश हो गए, तो उनके लिए हम क्या क्या मतलब कैसे फंड जुटाएं और ताकि उनका भी विकास किया जा सके। ठीक साहब, ये काम था। अब सर बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो कुल मिला के आईएमएफ क्या है, एक स्वयं सहायता समूह है कुल मिला के। ठीक है। जिसमें सरकारें में देती हैं योगदान और जो जितने भी इसके सदस्य हैं, मेरे ख्याल से 189 सदस्य हैं। ठीक है। इसके तो सभी लोग उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक सर, मतलब एक फंड जमा करते हैं। जैसे नहीं हम, जैसे आप समझिए घर में काफ़ी लोग होते हैं और उसमें हम लोग कि मतलब कोई भी ऐसी घटना हो, मतलब कोई अनचाही घटना हो जाए, इसमें हम थोड़े थोड़े रुपए गुल्लक में डालते रहते हैं। तो सर आईएमएफ का वही काम है, जितने भी सदस्य देश हैं इसमें अपना रुपया जमा करते रहते हैं, सरकारें भी योगदान करती हैं, ताकि अगर वैश्विक स्तर पर कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो उससे हम निपट सकें। अब देखिए सर सिंपल सी बात है कि इसका काम है कि वित्तीय स्थिरता लाना। कुल मिला के कि मतलब पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसका मतलब एक नहीं संतुलित विकास होता रहे। अगर आप बिल्कुल सिंपल और भाषा में सर मैं समझाने की कोशिश करूं या फिर मैं समझूं, जैसे कि हमारा कोई पड़ोसी है सर, ठीक है, मतलब दो पड़ोसी हैं और साहब एक पड़ोसी मतलब कंगाल टाइप का हो चुका है। ठीक है। उसके पास पैसे नहीं हैं, गरीबी, भुखमरी और मतलब 2 वक्त की साहब रोटी भी नहीं जुगाड़ कर पा रहा। तो सर वो क्या करेगा, चोरी चपाटी, डकैती, उचक्की, हुल्ला गुल्ला कुल्ला सब करेगा बस। ठीक है। अब साहब अगर वो मतलब इस टाइप की गतिविधियां करेगा तो उसके आसपास के लोग क्या सही तरीके से रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना। तो आईएमएफ का यही काम है कि साहब अगर कोई भी देश क्राइसिस से गुजर रहा है तो उसको पैसे दिए जाए ताकि उसका विकास हो। ठीक है। जैसे भारत में आपको पता होगा कि भारत जब 1991 में साहब अर्थव्यवस्था की जब मतलब हमारे पास मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड है, व्यापार है, उसके लिए पैसे नहीं थे आयात के लिए, तो हमने क्या किया था, अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी लचीला बनाया
और हमने IMF से और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया था, ठीक है, और बाद में हमने उसको धीरे धीरे निपटाया। ठीक साहब, तो ये काम हो गया IMF का। अब सर देखते हैं कि भारत के साथ के मतलब जैसे हम बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और हमारी जो भी लक्ष्य हैं जो हमने निर्धारित किए हैं, जो सतत लक्ष्य हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जाए, उसमें सबसे बड़ा सर काम है कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। सबसे बड़ा काम सर यही है कि अगर देखिए अगर रोजगार होगा सर सभी लोगों के पास, तो सर अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक से बढ़िया रन करने लगेगी। और जो कानून व्यवस्था की एक सबसे बड़ी समस्या होती है, लोग मतलब देखिए चोरी चपाटी और डकैतियाँ, हिंसा घटना ये क्यों होती हैं, कहीं नहीं, कुल मिला के इनके पीछे बहुत ज़्यादा आर्थिक जो आधार होता है वही होता है, ठीक है। पैसे ना हुए तो आदमी चोरी कर ली, ठीक है, किसी का मर्डर कर दिया पैसे के लिए। तो अब जो सबके पास रोजगार होगा, सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, तो वो नहीं कहते खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ठीक है। तो वही बात है साहब, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भारत साहब क्या क्या चुनौतियां हैं। कुछ मैंने नोट्स बनाए थे और तुम्हारा भाई भी UPSC एस्पायरेंट है, तो थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहले चुनौती भारत के पास ये है कि मतलब हम सारे होलिस्टिक रूप से देखेंगे, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो और चाहे मतलब हमारे घरेलू स्तर पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि जैसे कि जो भू राजनीतिक गतिविधियां हैं, कुल मिला के इसका मतलब ये होता है कि जैसे युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो साहब हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाएं, मतलब ये हमारे सामने एक चैलेंज है। क्योंकि सर वैश्वीकरण में सब देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। हम लोग आयात निर्यात और यहाँ तक कि सेवाएं और सेवाओं का मतलब होगा, ठीक है, कि हम अपने वर्कर्स भी वहाँ भेजते हैं, वहाँ के वो लोग यहाँ काम करने आते हैं, ठीक है। तो साहब जैसे कि अभी जो सबसे हालिया मुद्दा अगर देखें तो चाहे वो यूक्रेन युद्ध हो गया रसिया का, या फिर देखिए बांग्लादेश का हाल। देखिए सर जब भी आसपास कहीं वो है कि जब मतलब राजनीतिक अस्थिरता आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो उसके पड़ोसी देश हैं या फिर उन पे जो हमारा व्यापार हो रहा है, ठीक है, इससे दोनों देश प्रभावित होते हैं, ठीक। तो ये भारत के सामने साहब बहुत बड़ी चुनौती है कि जैसे कि आप देखेंगे कि इस टाइम साहब जो भारत के पड़ोसी देश हैं सब जगह मतलब नहीं अस्थिरता बनी हुई है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, ठीक है, और जो भी हैं देश, ठीक है। दूसरा सर और कारण है कि इस टाइम क्या है कि वर्ल्ड लेवल में आके हर जगह क्या है चुनाव बहुत चल रहे हैं साहब। चुनाव का मतलब है कि जैसे अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं, ठीक, राष्ट्रपति के, भारत में हो चुके हैं। तो सब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है कि जो भी निवेशक होते हैं उन्हें मतलब बहुत चिंता रहती है कि कौन सी सरकार बनेगी, सरकार की क्या विचारधारा होगी। विचारधारा का सर ये मतलब है कि आपने पढ़ा होगा कि कुछ दक्षिणापंथी होते हैं, कुछ वामपंथी होते हैं, कुछ उग्रवादी होते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो सर उनके पास जैसे जो दक्षिणपंथी होते हैं तो सर वो क्या है कि कहीं कहीं जो कॉरपोरेट घराने होते हैं मतलब वो कुल मिला के भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतलब उद्योगों का विकास किया जाए और कहीं कहीं पूंजीकरण के केंद्रीकरण के पक्ष में होते हैं। तो सर वो टेंशन रहते हैं और काफ़ी मतलब टेंशन वाली बात रहती है। और अगर वामपंथी आ गए तो वो सर क्या है जो हमारे लेबर भाई होते हैं, ठीक है, कुल मिला के समाज के पक्ष में नीतियाँ बनाते हैं। तो सर ये एक अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। अब सब दूसरी चुनौती है कि व्यापार विखंडन। देखिए सबका मतलब एक दूसरे जुड़ा है। अब जैसे कि व्यापार जो विखंडन है सर वो कब होता है, जैसे कि हमारा अभी जो पड़ोसी देश का नाम बांग्लादेश। अब सर क्या हुआ है कि वहाँ पे पूरी मतलब गतिविधियाँ बहुत ही अनस्टेबल हैं, ठीक है। अभी तो अंतरिम सरकार बन चुकी है, लेकिन साहब हमारे जैसे उनसे व्यापार जो चल रहे थे अब वहाँ पे तो माहौल गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वहाँ से हम आयात या निर्यात कर रहे थे वो हमारा बंद हो जाएगा। तो हम क्या है अपने दूसरे देशों के साथ व्यापार बनाने की कोशिश करेंगे। अब सब जब दूसरे देशों का व्यापार और जो नीतियाँ बनाएंगे, समझौता करेंगे, तब से क्या है बहुत सारा समय निकल जाता है, ठीक है, और पैसा खर्च होता है, ठीक है, जैसे लॉजिस्टिक लागत होगी और काफ़ी चीज़ें होती बहुत सारी। तो उसमें क्या है अर्थव्यवस्था को साफ एकदम मतलब स्लो डाउन सा आ जाता है, ठीक है, चीज़ें आ नहीं पाती, कच्चा माल हुआ दुनियादारी इस टाइप से, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि वैश्विक प्रतिबंध, इसको हम थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे साहब। इसका मतलब होता है जैसे आपने देखा हो कि अभी जैसे जब यूक्रेन और जैसा बार चल रहा है अभी रसिया का, तो साहब अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे रसिया के ऊपर कि आप अपना तेल पश्चिमी देशों में क्या नाम आयात मतलब निर्यात नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कुछ देशों जो भी मतलब उसके साझेदार हैं उसने भारत में भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत सर अपनी नहीं गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है कि हम किसी के साथ नहीं, जहाँ भी अपना मुझे हित दिखेगा अपने मतलब सबसे पहले है कि राष्ट्र हित, ठीक है।
तो वो तो अपना मतलब अपना भारत तो आयात कर रहा है रूस से, ठीक है। तो सर क्या है कि बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। अब सर मैं और आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप और मज़ा आएगा। जैसे कि ठीक है, गांव में मतलब एक रास्ता है साहब, ठीक है, और उस पर दो जमींदारों का कब्जा है। अब वो जो जो दो जमींदार हैं वो कहते हैं कि साहब ये रास्ता बंद आज से, इससे आज कोई नहीं निकलेगा। तो सर इससे क्या होगा कि जो गांव के दूसरे लोग हैं उनका साहब क्या होगा, वो कहाँ से जाएंगे, ठीक है, अगर जाएंगे भी तो घूम के जाएंगे तो उससे समय बर्बादी होगी और काफ़ी पैसा लगेगा। तो सर वही हाल है कि प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने बहुत सारे। तो उसमें क्या है कि सर जो पश्चिमी बस पश्चिमी का सारे वैश्विक स्तर पर, चाहे वो पश्चिमी देश हों, यूरोप के देश हों या फिर एशिया हो, कोई भी सर उससे अछूता नहीं रहा। और उन्हें काफ़ी मतलब नहीं, जो भी आयात निर्यात होता था उससे काफ़ी मतलब संकट का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो उससे भी साहब अर्थव्यवस्था रुक जाती है। अब साहब पता लगे मशीनें चल रही हैं 24 घंटे, ठीक है, अब हमें चाहिए कच्चा माल, उसके लिए लोहा चाहिए, ठीक है, चिप्स जो मतलब चिप लगती है कार में वो चाहिए, या फिर कोई और चीज़ें चाहिए। अब पता लगे साहब मशीन चल रही है और हमारे पास व्यवस्था है नहीं, तो क्या है अर्थव्यवस्था में एकदम ब्रेक लग जाती है, ठीक है। और सब देखते हैं, ठीक है, जैसे हमने बताया कि हमारे जो पड़ोसी उथल पुथल है। दूसरी बात है भारत के लिए और क्या चिंता है सर, हमारे यहाँ सर जैसे आपको पता होगा कि लगभग 90% जो रोजगार हैं वो कहाँ हैं, असंगठित क्षेत्र। देखिए असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं इसे थोड़ा समझ लीजिए। आपने अक्सर सुना होगा कि अर्थव्यवस्था में संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र सर वो होते हैं जो सरकार के पास पंजीकृत होते हैं। पंजीकृत का मतलब होता है या तो वो सरकार को जीएसटी दे रहे होते हैं, मतलब टैक्स के रूप में, चाहे जीएसटी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, और कुछ सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे होते हैं, जैसे सरकार चला रही है पीएलआई वगैरह, ठीक है। और सब असंगठित क्षेत्र वो होते हैं जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं होते हैं, ठीक, व्यापार के रूप में, मतलब जैसे दुकान वाला हो गया, कोई किराने वाला हो गया, जैसे किसान हो गए, ठीक है, वो क्या है असंगठित क्षेत्र आता है, ठीक, उसे बोलते हैं। और कोई व्यापारी हो गया गांव का, साहूकार हो गया, ये सब क्या होते हैं असंगठित क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो सब आपने देखा हो कि भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि असंगठित क्षेत्र को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए ताकि मतलब अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। और जो कुल मिला के रोजगार है, मतलब जो लेबर रिफॉर्म है उनको कैसे बढ़िया क्रियान्वयन किया जा सके ताकि लाभ का जो जो लाभ है सिर्फ पूंजीवादियों के पास ना रह जाए, ठीक है, और समाज के जो निचला स्तर है वहाँ भी पहुँचे। सर ये भी एक समस्या है, ठीक है। अब सर आते हैं नौकरशाही। सर नौकरशाही से तो शायद ही कोई अछूता रहा हो। अगर नौकरशाही नहीं समझ में आती तो आपको एकदम सिंपल भाषा में सर आज समझाऊंगा। जैसे आप अपने गांव में जाते हैं, ठीक है, कुल मिला के जो प्रधान के सचिव होते हैं, आय प्रमाण पत्र बनाना, उनसे कोई चीज़ अटेस्ट करवाना, ये सब कुल मिला के जो भी सरकारी जो महकमा है वो पूरा सर क्या था नौकरशाही। तो सर एक अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें था कि अगर आप देखेंगे जैसे कनाडा वगैरह में सर कोई एक छोटा मोटा धंधा खोलना है, जैसे कि कोई रेडी खोलनी या कोई छोटा मोटी मतलब दुकान खोलनी, ठीक है आपको, तो सर वहाँ पे ये मतलब एवरेज है कि वहाँ पे 3 से 4 दिन में आपको पूरी प्रक्रिया मतलब हो जाती है, चाहे वो लाइसेंस हो या जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, वो सारी सर 2-4 से दिन में ही क्लियर हो जाती हैं और आप अपना धंधा बहुत ही आराम से खोल सकते हैं, ठीक है। जबकि सिर्फ जो भारत का सर आंकड़ा ये है कि यहाँ पे अगर आपको कोई छोटा मोटा भी धंधा करना है तो उससे लगभग 3 महीने लगते हैं, समझ रहे हैं आप, 3 महीने, कहाँ साहब 4 से 5 दिन और कहाँ 3 महीने। तो सर इससे भी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचता है। पता लगे आप एकदम जोश है, आपका पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप कानूनी प्रक्रियाओं में अटक के धंधा कर नहीं पा रहे, तो सर यही होती नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब है आपकी फाइलें घूमती रहना और रिश्वत दुनियादारी अटकाए रहना, जो भी दारी, ये सब उसमें आ जाता है, ठीक है। लेकिन सरकार इसके लिए बहुत सारे कदम कर रही है। सरकार योजना लाई है, आपने देखा कि ईज ऑफ डूइंग, मतलब व्यापार को कैसे सुगम बनाया जाए। तो सरकार ने क्या किया है कि एक सिंगल विंडो, मतलब कुल मिला के है कि ई गवर्नेंस के जरिए, मतलब ऑनलाइन आप सिर्फ एक फार्म फिल करिए और अपना धंधा चालू कर दीजिए। लेकिन सर अभी भी काफ़ी देखेंगे तो ग्राउंड लेवल पर काफ़ी भी समस्याएं हैं, लेकिन धीरे धीरे इस पर रिफॉर्म किए जा रहे हैं और सरकार इसके लिए काफ़ी प्रतिबद्ध है कि कैसे जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन बनाया जाए, ठीक है। आपने एक और चीज़ सुना होगा सर, क्या नाम, ठीक है, लाल फीताशाही वही होती है, ठीक है, फाइलों को देल को लाल फीताशाही का सीधा मतलब होता है लेट होती थी, विलम्ब करना, फाइल में अटकाना, उसमें बार बार भेजना कि आप ये प्रमाण पत्र लाओ, ये लाओ, ये दुनियादारी, ये सब होता है, ठीक है। एक और साफ समस्या है भारत की अर्थव्यवस्था के सामने, एफडीआई।
वैसे तो सर एफडीआई खूब भारत प्राप्त करता है, और भारत में काफ़ी मतलब आपने पता होगा कि देखिए एफडीआई का कुछ मतलब नहीं है, आपको और थोड़ा सिंपल समझा दें। एफडीआई का मतलब है कि जैसे हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक, जैसे कि हमारा चैनल एकदम बेकार हालत में चल रहा है, तो कोई आए भैया हमारे एकदम इन्वेस्ट कर दे और हमारे चैनल का प्रमोशन कर दे, ठीक है साहब। तो यही है एफडीआई। कोई आ जाए कि आपको दे पैसा कि चलो भैया धंधा करते हैं, आपका दिमाग है, मेरा पैसा लो करो धंधा, तो इसकी हो गई एफडीआई। तो साहब अभी कुछ जैसा कि अभी जो मैं पढ़ रहा था एडिटोरियल, उसमें साफ दिया गया है कि एफडीआई ना एकदम, जो एफडीआई का जो मतलब निवेश हो रहा है वो मतलब नहीं मतलब बहुत ही विषमता है उसमें। कहने का मतलब है कि जैसे कुछ राज्य हो गए, जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु, ये तो बहुत आगे हैं एफडीआई लेने में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कानून व्यवस्था या फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो सरल है। लेकिन और जो राज्य हैं, जैसे आपने देखा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, जहाँ पे मतलब काफ़ी भी समस्या है, अशांति है, शांति, ठीक है, उपद्रव रहता है, या फिर इसके पीछे एक और सर कारण है कि आधारिक अवसंरचना का होना ना होना, जैसे बिजली, पानी, भूमि, ठीक है, और हाईवेज, ट्रेन की व्यवस्था, जैसे मालगाड़ियाँ होती हैं जिससे कि सामान आवागमन आसानी से हो सके। तो सर ये बहुत बड़ी समस्या है कि एफडीआई को कैसे सार्वभौमिक रूप से प्रत्येक राज्य में लाया जाए, ठीक है। तो ये भी सर समस्या होगी कि अर्थव्यवस्था को कैसे पंख लगाया जाए। दूसरी सर एक और समस्या है भारत में, आपने देखा कि जो लेबर जो रिफॉर्म हुए थे उसमें क्या है कि सर अभी तक सरकार ने सन 2020 में शायद किए थे, तो उनको अभी लागू नहीं किया गया। उसका सर एक कारण है कि राज्य और संघ के बीच मतलब केंद्र सरकार और राज्यों के बीच सहमति ना होना। उसका सर एक और कारण है कि जैसे कि सबकी जो भौतिक और जो दशाएं अलग अलग हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग रूल होने चाहिए और मैदानी इलाकों के लिए कोई अलग होने चाहिए रूल, तो उसमें कहीं ना कहीं मतभेद है, तो उनको भी लागू नहीं किया जा सका है। दूसरी बात है सर कानूनी प्रक्रियाएं, आपने पता होगा कि हमारे यहाँ मुकदमों की जैसे कुछ अगर दीवानी मुकदमे ले लीजिए, तो उसमें सर एक ऑन एवरेज टाइम है लगभग 10 साल लग जाना, ठीक है। और काफ़ी केस पेंडिंग में साहब लोग अगर देखें तो पूरी न्याय व्यवस्था में मतलब जिला न्यायालय से लेकर आप अगर ऊपर तक जाएंगे तो लगभग 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। तो सरकार ने उसके लिए सर काफ़ी काम भी कर रही है, जैसे कि नहीं जो स्पेशल कुछ विशेष न्यायालय बनाए हैं, जैसे ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ठीक है, और विवादों को निपटाया जा सके। तो सर ये बहुत बड़ा ये भी कारण है कि न्याय प्रक्रिया बहुत देर लेट लतीफ़ होती है, और जो मतलब कंपनी वाले होते हैं नियोक्ता और जो जो लेबर होते हैं उनके बीच विवाद नहीं सुलझ पाते हैं, हड़तालें चलती रहती हैं, मिल बंद हो गई, घाटा हो गया। तो सर ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। अब सर एक और है कि सरकार के पास अभी मतलब रिफॉर्म तो की है, जैसे गिग वर्कर हैं, गिग वर्कर का सर मतलब होता है जो भी ऑनलाइन डिलीवरी वाले बॉय, मतलब कुल मिला के संविदा वाले, डिलीवरी नहीं, जो भी संविदा पे कर्मचारी रखे जाते हैं उनको बोलते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है, जिनका अपने हिसाब से वो अपना काम कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है। जैसे हो गया स्विगी वाले, स्विगी से हम लोग ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से कर दिया, ठीक है, अमेजन से कर दिया, ये सब क्या है जो भी हमारे डिलीवरी करते हैं ये कहीं ना कहीं गिग वर्कर होते हैं, ठीक। तो इनके लिए सर अभी बेहतरीन कुछ नियम नहीं है अभी, ताकि उनको रेगुलेट किया जा सके, उनकी नौकरी को सुरक्षा दी जा सके, तो भी सब समस्या है, ठीक है। एक और सर बहुत बड़ी समस्या है, आप इससे मतलब बिल्कुल परिचित हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आपने देखा होगा कि किसी में जब हम कॉल लगाते थे या सेवाएं लेते थे तो वहाँ पे एक महिला बोलती थी, ठीक है, अभी बोलती हैं, लेकिन सब धीरे धीरे जॉब जा रही है। तो अब क्या है, सब कंप्यूटर आ गए। आपने देखा होगा कि आप जब भी फ़ोन कीजिए तो हाँ सर बताइए, ठीक, हाउ कैन यू हेल्प यू, इस टाइप से। तो कुल मिला के जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसने सर नौकरियों के लिए बहुत संकट पैदा किया है। जैसा कि अभी आज के जो क्या नाम डिप्टी डायरेक्टर हैं एमपी, उनने बताया है कि भारत की लगभग 40% नौकरियां साफ खतरे में है, 40%, आप समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ और जो भौतिक रूप से जो हमारी लेबर मतलब जो श्रमिक हैं उनको साथ कैसे एडजस्ट किया जाए। तो ये बहुत बड़ी चिंता है कि ये मतलब कैसे रोजगार सृजन किया जाए, ठीक है साहब। और सर कृषि सुधार, ये भी चिंता है। कृषि सुधार का मतलब बहुत बड़ा सा टॉपिक है कृषि सुधार, लेकिन कुछ दो चार चीज़ें हम लोग आपको मतलब थोड़ा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि जो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो लोग 50% जो असंगठित क्षेत्र है वो कहाँ काम करता है, कृषि में करता है। लेकिन साहब उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, और कुल मिला के ये है कि कृषि को कैसे लाभकारी बनाया जाए, ये समस्या है। तो उसमें भी साहब रिफॉर्म किया है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। और उन्होंने और बताया कि जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर है
उसको कैसे आकर्षित किया जाए। वैसे तो सर प्राइवेट सेक्टर बहुत जॉब दे रहा है, चाहे वो अमेजन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, स्विगी, जोमेटो वगैरह। लेकिन साहब ये क्या है कि ये लोग वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उन्हें लाभ होता है। तो मतलब कुल मिला के थोड़ा लाभ को थोड़ा पीछे हटकर सरकार को कुछ ऐसी प्रोत्साहन योजनाएं लाई जानी चाहिए, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उन गाँव में भी इन्वेस्ट करे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गया, कृषि होगी, इनमें भी, ताकि वहाँ भी रोजगारों का सृजन किया जा सके। ठीक सर, ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है। और सर मेरे ख्याल से हो गया जो भी मतलब उसमें दिया था एडवर्टाइजमेंट में, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। और आप सोचेंगे सर ये इतनी जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी इसका रोजगारों से क्या संबंध है। देखिए सर, जब विकास होगा रोजगार तभी पैदा होंगे। फैक्ट्रियाँ अगर नहीं चलेंगी तो रोजगार कौन देगा, ठीक है। और निर्माण नहीं होगा तो रोजगार कौन देगा। और सर हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसका खतरा एक जगह और बहुत ज़्यादा है, विनिर्माण क्षेत्र में। पहले क्या था कि सर जहाँ पे पता लगे 100 लेबर लगे हुए हैं, ठीक, कारें बन रही हैं। अब सर क्या है, एक रोबोट पता लगे हज़ार हज़ार लोगों का काम कर रहा है और उससे 10 गुना तेज़ी से सर प्रोडक्शन दे रहा है। तो ये सर चिंता का विषय है। तो उसके लिए सरकार सर एक काम कर सकती है, जैसे कि जैसे जो गिग वर्कर्स हैं उनको बेहतर प्रोत्साहन दे सकती है। क्योंकि यहाँ पे सर रोबोट तो डिलीवरी करने आएगा नहीं गांव क्षेत्र में, वो समय जब आएगा तो बहुत तभी टाइम है। जैसे आप कहेंगे ड्रोन से कर सकते हैं, सर इसके लिए हमारे पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो गिग वर्कर को सर प्रोत्साहन दिया जाए ताकि रोजगार का सृजन किया जा सके, ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से चुनौतियां आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि भारत की अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौतियां हैं। और यही चुनौतियां रोजगार है। मतलब कुल मिला के जब आर्थिक विकास होगा साहब, यानी उद्योग धंधे चलेंगे तो रोजगारों का सृजन ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आप काफ़ी आज समझे होंगे, और मैं भी काफ़ी चीज़ें समझा, थोड़ा एडिटोरियल पढ़ा और कुछ चीज़ें निकाली आपके लिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और मस्त रहिए।